नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरिराम आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो आप पीछे बुक देख रहे होंगे, इसने सच में राजस्थान में क्रांति कर दिया है। कृषि जो पर्यवेक्षक जो भर्ती है आपके, उसमें ये दोनों बुक ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे हैं। बच्चों का डिमांड काफी ज्यादा है। अब इसके अंदर जो हम प्लानिंग करने वाले हैं, वो प्लानिंग आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। एग्जाम के लिए जो होता है, मेन जो समस्या आती है बच्चों के रिवीजन के बारे में, और ये बुक पूरी डिटेल लिखा हुआ है। किसी भी स्टूडेंट्स में आप देख सकते हो, जो भी आपके इर्द गिर्द बच्चों ने परचेज किया होगा उससे आप मिला सकते हैं। किसी भी क्रॉप हो या टॉपिक हो, वो कंटेंट आप जरूर मिलान करना। बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। राजस्थान की जो भी डेटा है, शब्दावली है, योजना है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है इस बुक में और डाला भी गया है। ये जो बुक है, इसमें जो भी 25 साल में आए हुए प्रश्न है उसका समाकलन है। किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया होगा, आपको इस बुक में दिख जाएंगे और इसमें आपको थ्योरी मिलेगा, फुल डिटेल मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले 2 मिनट आपको बुक के बारे में बता देता हूं, फिर हम एक रिवीजन जो ला रहे हैं उसमें 6 से 8 घंटे में कम से कम 7-8 हजार क्वेश्चन करेंगे जो 25 साल में पूछे हुए हैं। और इस बुक का 7 डे सीरीज बनाने वाला हूं, 1 वीक सीरीज, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं हेडफोन लगाया और केवल कंटेंट को आप देखते रहिए, आपका रिवीजन होता जाएगा। आप मार्क कीजिए अगर आपके पास बुक है, और नहीं भी है तो केवल आप कंटेंट को देखिए। 10 बार आपको रिवीजन करना है। कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कई सारे विद्यार्थी 1100 रुपए हमारे हो रहे हैं, 699, 299, 102 रुपया शिपिंग चार्ज। 1100 की जगह मात्र 699 में ये दोनों बुक आपको मिल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, ये फादर ऑफ जो एग्रीकल्चर सार है, इसको गूगल प्ले स्टोर पे आप जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाईटेक क्लासेज एप्लीकेशन पे भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जो नंबर दिया गया है 9057, कहीं ना कहीं नंबर होगा, उस पे आप मैसेज कीजिएगा तो वहां से भी आपको बुक का ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये रही बुक की छोटी सी बात। हमारी जो बुक है 8 बुक, जनवरी में ओवरऑल इंडिया के लिए बुक आने वाला है। शानदार बुक आएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 16 सब्जेक्ट उसमें हम कवर करेंगे और इतनी बेहतरीन बुक होगी, आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने चर्चा कर दिया बुक के बारे में। यहां पे आप कोर्स में जब जाइएगा, इस तरह के बुक का आपको फॉर्मेट मिलेंगे, 2 बुक का सेट, यहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसी में हम आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं इस बुक में, ये जो क्वेश्चन वाले सीरीज जो चल रहे हैं वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम क्या करने वाले हैं गुरुजी, कुछ करोगे तो आगे हम जो करने वाले हैं, मेरा जो मकसद है 1 वीक सीरीज के नाम से आपको रिवीजन क्लास बनाने वाला हूं। 1 वीक, 1 सप्ताह में आप चाहें तो पूरी कोर्स को फुल डिटेल रिवाइज कर सकते हो। अगर ये बुक आपके पास है तो केवल आपको मार्क करते हुए जाना है। जैसे डे 1 की अगर हम बात करें तो डे 1 में ज्यादा अभी एट प्रेजेंट टाइम विद्यार्थी कितना घंटा पढ़ सकता है, तो गुरुजी 10 से 11 घंटा तो अभी हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़िए। तो डे 1 में आपको 11 घंटा पढ़ना है। सेम इसी तरह से बात करेंगे, डे 2 की बात करेंगे, इसमें भी आप 11 घंटा, और डे 3 की बात करें 11 घंटे। ये 11 इंटू 2 की बात करें 22 घंटे। तो 11 घंटे में आपको जनरल एग्रोनॉमी जितना है वो आपको कवर करना पड़ेगा। और जनरल एग्रोनॉमी के अंतर्गत सुपरवाइजर में 7 चैप्टर है मेरे डियर, जैसे इरिगेशन हो गया, वीड हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, सीड साइंस की बात करेंगे तो इसी के अंतर्गत आते हैं। ड्राई फार्मिंग की बात करें, मौसम और जलवायु आपको नहीं दिया, फिर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। टिलेज की बात करेंगे तो ये जो टॉपिक है आपको 10 घंटे में पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करूंगा। डे 1 समाप्त आपका। डे 2 जो बात करेंगे 11 घंटे जो होगा, इसमें आपको कंप्लीट क्रॉप प्रोडक्शन, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गए। आपको ये जो
7 दिन का सीरीज है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। बच्चे आज 150 घंटा एग्रोनॉमी नहीं पढ़ना चाहते हैं, 150 घंटा हॉर्टिकल्चर नहीं पढ़ना चाहते हैं, इरिटेट हो जाता है यार इतना झूठ का टीचर खींच रहा है, क्लास को बढ़ा रहा है। केवल 20-22 घंटा में कंप्लीट एग्रोनॉमी, और अगली बार जब आप रिवीजन करेंगे तो 15 घंटा में हो जाएगा, उसके अगली बार जब करोगे तो 10 घंटा में ही रिवीजन हो जाएगा। सोचो अपनी एग्जाम मार्च में है या हो सकता अप्रैल में एग्जाम हो, एक महीना एक्सटेंड हो, कितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं। सेम डे 3 की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में जनरल प्लस फ्रूट प्रोडक्शन ये पूरा हमें कंप्लीट करना पड़ेगा 11 घंटा में। और चौथे दिन की अगर हम बात करें तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे वेजिटेबल्स और फ्लोरिकल्चर प्लस पोस्ट हार्वेस्ट, इसको कंप्लीट करने वाले हैं 4 दिन। 5वें दिन की बात करें मेरे डियर तो इसमें सॉइल साइंस होगा, या तीसरे दिन सॉइल साइंस करें, पर सॉइल साइंस 10 घंटे में अपने पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और छठे दिन की बात करें मेरे डियर तो यहां पे कंप्लीट होने वाला है एनिमल साइंस। एक दिन और बच गया अपने पास 7 डे की बात करें, जिसमें 11 घंटे में हम कंप्लीट करेंगे जनरल एग्रीकल्चर की जो 60 पेज बनाया हूं जनरल एजी, इसमें राजस्थान के कुछ डेटा होंगे वो हम कंप्लीट करने वाले हैं 7 डे में। कुछ टॉपिक और बच जाएगा तो 7 दिन। 7 को अगर 11 से गुना भी कर दीजिए आप तो 77 घंटे जो होते हैं, जो विद्यार्थी 10 से 11 घंटे अभी पढ़ते ही हैं। 7 दिन 1 वीक सीरीज के नाम से, 1 वीक सीरीज के नाम से ये एक फोल्डर बनाया जाएगा और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो विद्यार्थी कोर्स लिए हुए हैं उसको उसी कोर्स में ये वीडियो डाल दिया जाएगा, पूरी कंटेंट डाल दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकते हैं। और 1 वीक सीरीज के नाम से एक दूसरा सीरीज जो चलेगा 1 वीक, इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें और हिंदी की बात करें, यह भी आपको 7 दिन में कवर कर लिया जाएगा। यानी कि 1 वीक सीरीज आपको टारगेट बना दूंगा, एक दिन में इतना पढ़ना ही है। जब स्टूडेंट्स के सामने ये लक्ष्य होगा ना कि यार एक दिन में गुरुजी ये बनाए हैं, तो आप जरूर पढ़ोगे। अगर इसको 1.5x के स्पीड से आपने पढ़ लिया तो 6 से 7 घंटे में 1 डे का पूरा कंटेंट आप पढ़ लोगे। और इसको कम से कम 10 बार पढ़ना है। एक बार आप कीजिए, सफलता आपको नहीं मिला तो जिम्मेवार हम होंगे कि गुरुजी आपने जो बोला था उस हिसाब से हमने पढ़ा, फिर भी सफलता ना मिला तो जिम्मेवार हम होंगे। आपको बेहतर रिजल्ट आएगा, आप यकीन मानिए, जोरदार रिजल्ट आप लाइएगा। और अभी समय अपने पास बहुत ही काफी है। इसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, चर्चा करेंगे कि टेस्ट सीरीज अभी एप्लीकेशन पे 122 टेस्ट डाल दिया गया। जब आपके फॉर्म का डेट आएगा तो 30 मेगा टेस्ट बनाऊंगा, जिसमें 5 ऑप्शन के जो होते हैं ना, जो पैटर्न नवीनतम पैटर्न है उसी पे आधारित टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। अभी की जो वीडियो है वो 1 लाइनर जो एग्जाम में पूछे गए हैं 25 वर्षों में, वो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं। 8-10 घंटे में ये पूरे 8000 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज आपका टॉपिक है मौसम और जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। पिछला देखा था अपन ने जनरल एग्रीकल्चर का 1 लाइनर, सारा कुछ देख लिया। अभी चलेंगे अपन मौसम एंड जलवायु में, वेदर और क्लाइमेट दोनों में क्या डिफरेंस है पहले तो ये देखते हैं। तो मौसम क्या है, शॉर्ट टाइम का, यानी कि आज मौसम खराब था, कल मौसम खराब रहेगा, तो ये क्या है, एक हिसाब से शॉर्ट टाइम का या कम समय का अनुमान अगर अपन लगाते हैं तो उसे मौसम कहते हैं। अगर लंबे समय का यानी कि मोर देन 30 ईयर यानी कि 30 साल से ज्यादा अगर अपन बात करें मौसम की और क्लाइमेट की तो उसे जलवायु कहते हैं। ठीक है। टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर यंत्र क्या उद्देश्य है, तो जल का मापन करना, जल का तापमान का मापन करना या जल का मापन करना क्या कहलाता है, टेंसियोमीटर द्वारा काम में लिया जाता है। साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर किसके लिए काम में आता है, सापेक्षित आर्द्रता मापने के लिए काम में आता है। वहीं पर हाइग्रोमीटर विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए काम में आता है। कौन सा, हाइड्रोमीटर।
वह बादल जो मूल रूप में नहीं आता है वो कौन सा है? निम्बस, यानी कि जो अपने मूल रूप में नहीं आकर सिर्फ बिखरे बिखरे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? निम्बस कहलाते हैं। पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। वहां पर मतलब वायुमंडल में टोटल 4 परतें अपन पढ़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, जिसमें से ट्रोपोस्फेयर है वो क्या है? पृथ्वी के ठीक सतह के ऊपर जो होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर और लास्ट में एक्सोस्फेयर या उसी को आइनोस्फेयर बोलते हैं। MHD डिवाइसेज का जो पूर्ण रूप है या उसका फुल फॉर्म है वो क्या है? मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक। मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक, ये 2018 AAO का पूछा गया क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकते हैं। ठीक है। मौसमी तत्वों के वितरण को दर्शाने वाला चार्ट क्या कहलाता है? तो सिनोप्टिक चार्ट बोलते हैं, यानी कि जो जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, हवा की दिशा दिखाना, हवा का स्पीड दिखाना और कहीं पर बारिश हो रही है तो उसको अगर चार्ट पे दर्शाते हैं तो वो चार्ट कहलाता है आपका सिनोप्टिक चार्ट। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है 2018 का AAO का। पवन वेग मापने यानी कि विंड की स्पीड मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग लिया जाता है। और विंड वेन का उपयोग लिया जाता है डायरेक्शन यानी कि दिशा मापने के लिए अगर अपन बात करें तो विंड वेन का काम लिया जाता है। गाद जिसे सिल्ट व चिकनी मिट्टी क्ले की मात्रा किससे निर्धारित की जाती है? कैसे निर्धारित होती है? तो थर्मामीटर से। यानी कि इनमें पूछने का मतलब कि जो गाद सिल्ट और क्ले होती है उसमें तापमान की मात्रा किससे नापी जाती है? तो थर्मामीटर से मापी जाती है। बर्फ आइस के पिघलने पर जल का कुल आयतन कैसा होता है? तो घट जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा आयतन होता है वो बर्फ का होता है। अगर वाटर की फॉर्म की बात करें तो पानी का क्या होता है? कम होता है और बर्फ का ज्यादा होता है। तभी अपन बात करते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा घनत्व होता है। जड़ दाब रूट प्रेशर किससे नापते हैं? तो मैनोमीटर से। ये यूपीपीएससी प्री 1996 का और इसको हर बार पूछते हैं। मैनोमीटर रूट प्रेशर मापने में काम आता है। वायु दाब कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या परिवर्तन होता है? तो वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है। जैसे जैसे वायु दाब घटेगा ना वैसे वैसे क्या होगा? ट्रांसपीरेशन रेट है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। वायु दाब में और आपके टेम्परेचर में दोनों में विपरीत संबंध होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो बेरोमीटर। बेरोमीटर द्वारा अपन क्या नापते हैं? वायु दाब मापते हैं। पोटोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन की दर में किया जाता है। पोटो यानी कि स्टोमेटल जो एक्टिविटी होती है ना, पोटोमीटर, उसी से अपन क्या नापते हैं? वाष्पोत्सर्जन की दर, यानी कितना पानी का ह्रास हो रहा है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78%। 20.8% होती है आपकी ऑक्सीजन और 0.03% होती है आपकी कार्बन और 0.93% होता है आर्गन। जल का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक होता है 273 केल्विन कह लो या 0 डिग्री सेल्सियस कह लो। मॉनसून शब्द कौन सा है? तो अरेबिक वर्ड है। अरेबिक वर्ड है मॉनसून जो है वो अरेबिक वर्ड है। और एग्रोमेट वेधशाला जिसे बोलते हैं एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरी का मानक आकार कितना होना चाहिए? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 180, 120 फीट होना चाहिए, यानी कि 180 फुट लंबा, 120 फुट चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये AAO 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। भूकंप रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या नापा जाता है? भूकंप नापा जाता है। वर्षा मापी रेन गेज वर्षा को किस इकाई में नापता है? तो मिलीमीटर, mm में नापता है, यानी कि दिन में कितनी वर्षा हुई है। ऐसे ही 2 चीज होती है, एक तो होता है रेनी डे, एक होता है क्रॉप रेनी डे। क्रॉप रेनी डे उसको बोलेंगे अगर पर डे पे 5 mm से ज्यादा अगर बारिश हो रही है तो उसे बोलेंगे क्रॉप रेनी डे, और अगर 2.5 mm से ज्यादा बारिश हो रही है तो उसे बोलेंगे रेनी डे, यानी कि वर्षा वाला दिन और फसल वर्षा वाला दिन। ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। सापेक्षित आर्द्रता क्या नापती है?
वायु में आर्द्रता का प्रतिशत नापता है। तो पहले तो यही पूछ लेते हैं कि सापेक्षित आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस में मेजर करते हैं अपन, तो परसेंट में या प्रतिशत में मापते हैं। पेक्टिन का मापन किससे किया जाता है, तो जेलीमीटर। जेलीमीटर से क्या नापते हैं अपन, पेक्टिन। और अच्छे पेक्टिन का सोर्स होता है आपका गुआवा, जिसे अमरूद बोलते हैं। वायु तापमान का निरंतर अभिलेखन किससे किया जाता है, तो थर्मोग्राफ। जितना भी टेम्परेचर में वेरिएशन आता है ना, उसको अपन थर्मोग्राफ द्वारा नापते हैं, यानी कि जितना भी चेंज होता है थर्मोग्राफ द्वारा नापा जाता है। अधिकतम CO2 सांद्रता किस प्रकाश तीव्रता पर पाई जाती है, तो 6000 से 7000 फुट कैंडल पर क्या पाई जाती है, सर्वाधिक प्रकाश तीव्रता पाई जाती है। यह है आपका यूपीपीएससी प्री 2001 का क्वेश्चन। ठीक है। चक्रवात सामान्यतः किसके अधिक गर्म जल पर उत्पन्न होते हैं, तो 27 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक टेम्परेचर है तो चक्रवात आने लगते हैं। यानी कि जो चक्रवात होते हैं ना, साइक्लोन्स, वो आने लगते हैं 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर। ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है, जो पराबैंगनी किरणें है ना, वो क्या है, डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंच जाती है। ओजोन का काम ही होता है पराबैंगनी किरणों को रोकना। अगर ओजोन परत का क्षरण हो गया तो वही पराबैंगनी किरणें क्या आ जाएगी, आपकी पृथ्वी पर डायरेक्ट आने लग जाएगी। बिंदु स्त्राव जिसे बोलते हैं गटेशन से पत्तियों के सिरे या किनारों पर बनने वाली बूंदें किससे बनती है, गटेशन से निकलने वाले, यानी कि रूट प्रेशर से क्या होता है, वो बूंदों का निर्माण होता है। इसमें जल निकलता है, उसको बोलते हैं गटेशन। रूट प्रेशर की वजह से निकलता है। जल जमाव या वाटर लॉगिंग किस कारण से होता है, तो मृदा की जल धारण क्षमता का प्रवेश दर या इनफिल्ट्रेशन रेट से अधिक होना। यानी कि इनफिल्ट्रेशन तो कम होगा, इनफिल्ट्रेशन तो क्या होगा, कम होगा, पर बारिश क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उस केस में वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाती है। एनीमोमीटर किसका मापन करता है, तो एनीमोमीटर वायु की गति का मापन करता है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फल वृक्षों में पाला क्षति, फ्रोस्ट इंजरी से बचाव के लिए क्या किया जाता है, तो स्प्रिंकलिंग द्वारा सिंचाई की जाती है, यानी कि स्प्रिंकलर इरिगेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जल में आप अपनी साइलेंट हीट होती है, गुप्त उष्मा होती है, उसकी वजह से पाले से बचाया जा सकता है। तो फल वृक्षों में पाला क्षति से बचाव के लिए स्प्रिंकलर से अपने को इरिगेशन करना चाहिए। साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल से मिलकर क्या बनता है, तो अम्ल एसिड वर्षा बनती है। एसिड रेन जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। मॉनसून शब्द किस भाषा का है, तो अरबी शब्द है, यानी कि अरबी वर्ड है, अरेबिक वर्ड है मॉनसून। लाइसीमीटर मृदा की कितनी गहराई तक वाष्पीकरण और अपवाह का मापन करता है, तो 1 मीटर से 2 मीटर तक क्या करता है, ये गहराई पर मापन करता है। किसका, वाष्पीकरण का। तो पहला तो यही पूछ लेते हैं कि लाइसीमीटर क्या मापन करता है, तो ये लीचिंग का भी मापन करता है और ट्रांसपिरेशन या वाष्पीकरण का भी मापन करता है। ये अपने को याद होना चाहिए। वर्षा या रेनफॉल किस यंत्र से मापा जाता है, तो लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। वर्षा का मापन भी करता है, वाष्पीकरण का भी करता है और लीचिंग का भी करता है। कौन, लाइसीमीटर। भारत में मानसूनी पवनें सबसे पहले किस तट पर पहुंचती है, तो केरल के दक्षिणी तट पर। 1 जून को क्या होता है, मानसून आने लग जाता है, कहां पर, केरला में, साउथर्न कोस्ट ऑफ केरला में। पौधे की वृद्धि किस यंत्र में से मापी जाती है, तो ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापते हैं अपन, पौधों की वृद्धि मापते हैं। उत्तर भारत में मानसून की वापसी देर से हो तो किस फसल से बचना चाहिए, तो बाजरा। मतलब कि अगर लेट मॉनसून होगा, यानी कि मॉनसून बाद में जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उधर से तो बाजरा पकने का टाइम आता है और उधर से बारिश हो जाए तो पकते हुए बाजरे को एक हिसाब से हानि पहुंचाता है। तो उत्तर भारत में मानसून की वापसी अगर देरी से हो तो बाजरे की फसल से बचना चाहिए। बादलों में बिजली व गर्जन कब होती है, तो जब गर्जन व विद्युत चुंबक साथ साथ घटित हो तब गर्जन होती है।
विंड वेन किसका मापन करता है? तो पवन की दिशा का मापन करता है, डायरेक्शन ऑफ द विंड, यानी कि किस दिशा से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, साउथ से आ रही है या फिर वेस्ट से आ रही है, तो इसको अपन मापते हैं विंड वेन द्वारा। आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर द्वारा अपन क्या नापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है। इसको अपन वापस बना सकते हैं, एक बार हवा चले ऊर्जा बन गई, दोबारा चलेगी तो वापस बना सकते हैं, यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा है। कोहरा, ओस, धुंध, वर्षा वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फेयर में। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है ना, वो सारी कहाँ होती है? आपकी क्षोभ मंडल में होती है। इसको स्टार लगा लेना, ये पूछते हैं। भारत में मानसून का द्वार जिसे बोलते हैं गेटवे ऑफ मानसून किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। यही अगर अपन राजस्थान के केस में बात करें तो बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? मानसून का द्वार कहा जाता है। भारत में मानसून का मौसम पूर्वानुमान कहां से जारी होता है? तो नई दिल्ली से, आईएमडी का जो है ना, वहां से, नई दिल्ली से जारी होता है। वायुमंडलीय तापमान का मापन कहाँ किया जाता है? तो स्टीवेंसन स्क्रीन से। स्टीवेंसन स्क्रीन जो होता है ना, यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल लैब होती है उसमें लगी रहती है स्टीवेंसन स्क्रीन, उससे अपन क्या करते हैं? वायुमंडलीय तापमान का मापन करते हैं। आंधी तूफान से पहले बैरोमीटर का पठन कैसे होता है? तो तेजी से गिरता है। जैसे जैसे आंधी या तूफान चलने की अगर संभावना होती है ना, तो बैरोमीटर क्या होने लगता है? नीचे गिरने लगता है, यानी कि प्रेशर कम होने लगता है। तभी क्या होता है? आंधी और तूफान आते हैं। हवा उधर जाती है जिधर प्रेशर कम होता है और उधर से जाती है जिधर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। केंद्रीय मौसम विज्ञान प्रयोगशाला सेंट्रल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या है आपकी? सेंट्रल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी। गार्ड्स के अनुसार अद्वितीय ब्लोइंग पवन किस ऋतु का संकेत है? तो ग्रीष्म ऋतु का, यानी कि समर ऋतु का क्या है? ये संकेत है गार्ड्स के अनुसार। ठीक है, एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि अद्वैत ब्लोइंग जो होती है ना, वो ग्रीष्म ऋतु के आने का संकेत देती है। वायु की गति मापने का यंत्र कौन सा है? तो एनीमोमीटर। एनीमोमीटर द्वारा अपन क्या नापते हैं? वायु की गति मापते हैं। भारत में कृषि मौसम विज्ञान एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के जनक कौन है? तो एल ए रामदास। एल ए रामदास कौन है? फादर ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है? आइसो बार। और समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली लाइन कहलाती है आपकी आइसो हाइट। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर की निचली जो परत होती है वो कौन सी होती है? तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर होती है। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मिजोस्फेयर और लास्ट आइनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। निरंतर वर्षा कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन कराने वाला बादल कौन सा है? तो निम्बो स्ट्रेटस। जो अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, उनमें से निम्बो स्ट्रेटस एक ऐसा है जो कंटिन्यूअस बारिश करवाता है, निरंतर वर्षा करवाता है। और बादल को अपन नापते हैं ओक्टा। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी यूनिट होती है, आप ऊपर लिख लेना ओक्टा। ओक्टा किसकी यूनिट होती है? बादल को नापने की यूनिट होती है। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किस तत्व के निर्धारण हेतु किया जाता है? तो पोटेशियम। यानी कि अगर सोइल में पोटेशियम की मात्रा अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप किसका यूज करोगे? फ्लेम फोटोमीटर का यूज करेंगे। पोटेशियम और फास्फोरस और सल्फर, इन तीनों को फ्लेम फोटोमीटर द्वारा नापा जाता है। कुल आगत यानी कि टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन मापने का यंत्र कौन सा है? तो पाइरेनोमीटर। बहुत बार पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि टोटल कुल आने वाली सौर विकिरण को किसके द्वारा नापा जाता है? तो पाइरेनोमीटर द्वारा नापा जाता है। किसानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम पूर्वानुमान का प्रकार कौन सा है? तो मध्यम अवधि। 3 प्रकार के मौसम पूर्वानुमान होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है, 3 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट रेंज यानी कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज,
रेंज और लास्ट क्या, लॉन्ग रेंज, दीर्घ, लघु, मध्यम और दीर्घ, इन तीनों का होता है। जो शॉर्ट रेंज होता है वो होता है लेस देन 3 days, यानी कि 3 दिन से कम के लिए काम में लिया जाता है। ये होता है 3 से 10 दिन का। 3 से अगर 10 दिन का है तो ये काम में होता है, और 10 दिन से अगर ज्यादा का है तो उसे अपन बोलते हैं लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो जो किसानों के लिए होता है या फिर एग्रीकल्चर के लिए जो होता है ना, वो कौन सा होता है आपका, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो कितना होता है 3 से 10 दिन का होता है। नेक्स्ट है, तो इस पे स्टार लगा लेना, मीडियम वाले पे, मध्यम वाले पे। वर्षा होने के लिए अनुकूल स्थिति क्या होनी चाहिए, वायु का शीतलन। अगर वर्षा होनी है तो उसके लिए वायु को ठंडा होना पड़ेगा, तभी बारिश होगी। जल सारणी, वाटर टेबल मापने का यंत्र कौन सा है, तो पाइजोमीटर। पाइजोमीटर द्वारा अपन क्या नापते हैं, वाटर टेबल मापते हैं। पश्चिम घाट की ढालों पर होने वाली वर्षा का प्रकार कौन सा है, तो ओरोग्राफिक वर्षा होती है, ठीक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का दीर्घ अवधि पूर्वानुमान कब से दे रहा है, तो 1884 से ये क्या कर रहा है, IMD मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दे रहा है सबसे पहले से। किसी स्थान और समय पर वायुमंडली की स्थिति को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। आज उदयपुर का मौसम खराब है, कल अच्छा रहेगा, तो किसी स्थान विशेष और समय विशेष, आज और कल, तो ये क्या कहलाता है, आपका मौसम कहलाता है। बादलों में बीजारोपण, क्लाउड सीडिंग किससे किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड से। सिल्वर आयोडाइड से अपन क्या करते हैं, क्लाउड सीडिंग करते हैं, जिससे ठंडे बादल बनते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक तो ठंडा और एक गर्म। अगर सिल्वर आयोडाइड का अगर आप छिड़काव कर रहे हो तो ठंडे बादल कहलाता है या क्लाउड सीडिंग कहलाता है। वहीं पर अगर NaCl सोडियम क्लोराइड का अगर छिड़काव कर रहे हो तो वो कहलाता है गर्म बादल। अवरक्त थर्मामीटर, जिसे अपन बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर, किसका मापन करता है, तो ये क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर, जो फसल छत्र होता है ना, क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर मापता है या फसल छत्र का तापमान को मापता है। टेंशियोमीटर क्या नापता है, कुल मृदा नमी तनाव को नापता है टेंशियोमीटर। वायु खंड, एयर पार्सल की सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे बढ़ती है, तो बाह्य स्रोत से नमी जोड़ने पर क्या होती है, जो आपकी वायु खंड होती है उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। वायुमंडलीय CO2 वृद्धि का C3 फसलों पर उर्वरीकरण प्रभाव किससे सीमित होता है, तो उष्ण कटिबंधीय देशों में तापमान वृद्धि से क्या होता है, CO2 का उर्वरीकरण या फिक्सेशन होता है। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट को मापने हेतु कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है, तो कैलोरीमीटर। तभी अपन देखते हैं कि जो ऊष्मा होती है उसको कैलोरीज में मापा जाता है। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिन का होता है, तो 3 से 10 दिन का, जैसा अपन ने डिस्कस किया था ऊपर, 3 से 10 दिन का क्या होता है, मीडियम रेंज। पोलारीमीटर का उपयोग किसके आकलन हेतु किया जाता है, तो सुक्रोज के आकलन हेतु। अगर आपको पौधे में या किसी ऑर्गेनिज्म में आपको सुक्रोज का कंटेंट मापना है तो पोलारीमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। चक्रवात की सामान्य गति कितनी होती है, तो 400 से 500 किलोमीटर प्रति दिन, यानी कि एक दिन में वो 400 से 500 किलोमीटर गति तय कर लेते हैं। एल नीनो किससे संदर्भित करता है, तो महासागर के असामान्य ऊष्मीकरण व उसके प्रभाव को संदर्भित करता है। 2 कंडीशन होती है, एक तो होती है अल नीनो, एक होती है ला नीनो। अगर अल नीनो सक्रिय है तो उस केस में वर्षा क्या होगी, कम होगी। अगर ला नीनो सक्रिय है तो उस केस में क्या होगी, वर्षा ज्यादा होगी। डेंसिटोमीटर का उपयोग किस सीमा तक सीमित है, तो 0.5 बार के मेट्रिक पोटेंशियल तक सीमित है डेंसिटोमीटर का। यह मृदा नमी नापने का काम करता है। एल नीनो किससे संबंधित है, तो जलवायु से। मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर एल नीनो सक्रिय है तो वर्षा क्या होगी, कम होगी। अगर ला नीनो सक्रिय है तो उस केस में वर्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। वर्षा की तीव्रता सामान्यतः कहां अधिक होती है, तो भूमध्य रेखा जो होती है इक्वेटर, उसके समीप क्या होती है, वर्षा की मात्रा या तीव्रता ज्यादा होती है।
भारत में कृषि की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो मानसून के समय पर आगमन पर डिपेंड करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सर्वाधिक वर्षा पाने वाला मौसम विज्ञान उपमंडल कौन सा है? तो वो है आपका तटीय कर्नाटका। जो तटीय कर्नाटका है वो क्या है? सर्वाधिक मानसून वहीं पर आता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक बारिश होती है। ये हो गया आपका मेट्रोलॉजी का वन लाइनर। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन जुताई के बारे में या टिलेज के बारे में। टिलेज के जितने भी पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सारों को अपन डिस्कस करेंगे। कार्बन संचयन या कार्बन सीक्वेंसिंग किससे बढ़ता है? तो शून्य जुताई से। अगर आप जीरो टिलेज अपनाते हो तो सोयल में कार्बन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती जाती है। फसल उत्पादन हेतु जुताई क्यों आवश्यक है? यह अच्छा बीज सैया तैयार करता है या अच्छी सीड बेड तैयार करने के लिए जुताई की आवश्यकता होती है। शून्य जुताई प्रणाली का प्रथम उपयोग 1950 में किस देश में चारागाह नवीनीकरण हेतु अपनाया गया? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, शून्य जुताई का अर्थ क्या होता है? तो पूर्व जुताई के बिना फसल बोना, यानी कि आप प्राथमिक जुताई तो करते नहीं हो, डायरेक्ट क्या कर देते हो? बुआई कर देते हैं, यानी कि बिना जुताई के बुआई करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? शून्य जुताई बोलते हैं या जीरो टिलेज बोलते हैं। शून्य जुताई के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए? समतल और एक जैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। अगर जमीन ऊपर खाबड़ है तो उस केस में शून्य जुताई करना पॉसिबल नहीं है, दिक्कत आता है। जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अच्छा बीज सैया या गुड सीड बेड तैयार करना जुताई का मुख्य उद्देश्य है। ये यूपी टीजीटी 2002 का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं हर एग्जाम में। जीरो सीड ड्रिल कहाँ विकसित किया गया? तो पंतनगर में जीबी पंतनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उससे डेवलप किया गया जीरो टिल सीड ड्रिल। फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड FIRB कहाँ विकसित की गई? तो करनाल हरियाणा से विकसित की गई। यह मेनली गेहूं में बुआई का एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है? थोड़ी बेड होती है, वो थोड़ी ऊंची होती है और इरिगेशन अपन फरो में करते हैं, नालियों में सिंचाई करते हैं। तो फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड है, वो करनाल हरियाणा से विकसित की गई है। शून्य जुताई जीरो टिलेज का प्रथम सफल उपयोग कहाँ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में 1947 में क्या हुआ? सबसे पहले सफल उपयोग हुआ। बुआई से कटाई तक की कृषि क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो द्वितीयक जुताई कहते हैं या सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। जुताई के बाद मृदा की भौतिक स्थिति क्या कहलाती है? तो तिल्त, यानी कि जुताई के बाद ढेले पड़ना या थोड़ी सी भुरभुरी जमीन होना, तो वो क्या है? एक प्रकार का तिल्त है। जो भौतिक स्थिति होती है वो तिल्त कहलाती है। भारत में शून्य जुताई लोकप्रिय हुई किस फसल प्रणाली के लिए? तो धान और गेहूं की प्रणाली के लिए। जैसे ही धान की कटिंग हुई, बिना जुताई के अपन गेहूं की बुआई कर देते हैं, तो मेनली भारत में शून्य जुताई धान और गेहूं प्रणाली में फेमस हुई या प्रचलित हुई। मृदा की यांत्रिक हेरफेर मैकेनिकल मैनिपुलेशन क्या कहलाता है? आपका जुताई, यानी कि मशीनरी द्वारा अपन उतल पुतल करते हैं ना, वही जुताई कहलाता है। संरक्षण जुताई या कंजर्वेशन टिलेज में मृदा एग्रीगेट स्थिरता क्यों बढ़ती है? तो अधिक ग्लोमालिन के कारण क्या होता है? उसका एग्रीगेट होता है, वो लंबे समय तक बना रहता है, स्थिरता उसकी बढ़ती है। टिलेज के जनक, फादर ऑफ टिलेज के कौन है? तो जेथ्रो टूल ने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बुक लिखी थी। फादर ऑफ टिलेज भी यही है। स्थायी जल या स्टैंडिंग वाटर में की जाने वाली जुताई क्रिया क्या कहलाती है? पडलिंग कहलाती है, यानी कि मेनली पडलिंग अपनाते हैं अपन राइस या जिसे धान बोलते हैं ना, उसमें पडलिंग करते हैं। 5 to 10 mm जो जल भर के फिर अपन पडलर की सहायता से जो करते हैं, जुताई करते हैं, उसे पडलिंग बोलते हैं। न्यूनतम जुताई या मिनिमम टिलेज की संकल्पना कहां से आरंभ हुई? तो अमेरिका से आरंभ हुई।
सर्वप्रथम मिनिमम टिलेज या न्यूनतम जुताई अमेरिका से आया था। भारत में शून्य जुताई सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो धान और गेहूं फसल प्रणाली में सर्वप्रथम लागू की गई। निम्न में से कौन सा कथन पडलिंग के लिए असत्य है? तो यह मृदा संरचना को सुधारता है। पडलिंग मृदा संरचना को नहीं सुधारता है, यह मृदा संरचना को बिगाड़ता है। क्योंकि पडलिंग में क्या होता है, बीटी का मान बढ़ जाता है, बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है। जब बल्क डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी संरचना क्या होगी, खराब होगी। जुताई के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो स्थूल घनत्व होता है, जैसे बल्क डेंसिटी होती है उसमें कमी आती है। बल्क डेंसिटी का मतलब ही ये होता है, अगर पोर स्पेस बढ़ रहे हैं, अगर सोइल में हवा की मात्रा बढ़ रही है तो बल्क डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और जुताई में भी क्या होता है, उसमें पोर स्पेस या हवा की मात्रा बढ़ जाती है तो बल्क डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। शून्य जुताई में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है शून्य जुताई में। न्यूनतम जुताई मिनिमम टिलेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल मेन फोकस है किसका, आपका न्यूनतम जुताई का। शून्य जुताई सीड ड्रिल का उपयोग किस फसल क्रम में किया जाता है? तो धान गेहूं। अपन ने ऊपर भी देखा था, शून्य जुताई मेनली अपन किस में काम में लेते हैं, धान और गेहूं अनुक्रम में। टिलेज शब्द किसने दिया था? तो ये भी जेथ्रो टूल ने दिया था। फादर ऑफ टिलेज भी यही है और हॉर्स होइंग हस्बेंड्री भी बुक इन्होंने ही लिखी थी। कटाई के बाद खरपतवार नष्ट करने हेतु की जाने वाली जुताई क्या कहलाती है? आपकी स्टबल जुताई। स्टबल बोलते हैं ठूंठ को, जो ठूंठ बच जाते हैं ना मक्का के या ज्वार के, तो उनके लिए जुताई करना कहलाता है आपका स्टबल जुताई। धान के अवशेष में गेहूं की बुआई हेतु प्रयुक्त मशीन कौन सी है? तो हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर क्या करते हैं अपन, उपयोग लेके धान के अवशेष में गेहूं की बुआई कर देते हैं, यानी कि जीरो टिलेज वाला सिस्टम अपनाते हैं। गलत कथन क्या है? पडलर का उपयोग स्थायी जल में धान की बुआई हेतु किया जाता है। नहीं, पडलर का उपयोग अपन किसके लिए करते हैं? पडलिंग के लिए करते हैं, न कि बुआई के लिए करते हैं। बुआई के लिए ट्रांसप्लांटर का उपयोग लेते हैं। शून्य जुताई प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वो है भारत। यानी कि सर्वप्रथम अगर शून्य जुताई को किसी ने स्टार्ट किया था कॉमर्शियल लेवल पे तो वो है आपका भारत। ये हो गया आपके टिलेज कंप्लीट। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन खरपतवार या वीड साइंस के बारे में। फेलेरिस माइनर को क्या कहा जाता है? तो गेहूंसा कहा जाता है या कैनरी घास कहा जाता है। ये मेनली किस फसल का खरपतवार है? तो गेहूं फसल का खरपतवार है फेलेरिस माइनर, गेहूंसा जिसे बोलते हैं। फसलों में रोगिंग क्यों की जाती है? तो जो वांछित फसल से अवांछित पौधे होते हैं ना, उनको हटाना क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है। ये उनको हटाने के लिए अपन रोगिंग करते हैं। निम्न में से कौन सा माइको हर्बिसाइड है? तो कोलेगो। कोलेगो क्या है? माइको हर्बिसाइड है। माइको हर्बिसाइड अपन उनको बोलते हैं जो फंगस से तैयार होते हैं या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होते हैं। तो कोलेगो हो गया, डिवाइन हो गया, ये सारे क्या है आपके माइको हर्बिसाइड है। ओरोबैंग की खरपतवार किन फसलों से संबंधित है? तो सरसों, तंबाकू, टमाटर, बैंगन, यानी कि सोलेनेसी फैमिली के और सरसों से रिलेटेड है। ये क्या है? पूर्ण जड़ परजीवी। ओरोबैंग की क्या है? पूर्ण जड़ परजीवी। सीधी बुआई वाले धान में खरपतवार प्रबंधन हेतु हाल की निवारक विधि कौन सी है? तो सीड प्रीडेशन। सीड प्रीडेशन एक मेथड होता है जिसका उपयोग करके अपन खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। फेलेरिस माइनर कुछ किस फैमिली का है? तो ग्रेमिनी फैमिली का। गेहूं में लगता है, गेहूं की फैमिली भी ग्रेमिनी है। फेलेरिस माइनर की फैमिली भी कौन सी है आपकी? ग्रेमिनी। फ्लेमिंग एक वैकल्पिक खरपतवार नियंत्रण उपकरण के रूप में मुख्यतः किस प्रकार का नियंत्रण करता है? तो सेल मेम्ब्रेन रप्चरिंग, यानी कि अगर आप आग लगा दोगे तो उसमें क्या होगा, जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इस तरह का किस फसल का परजीवी खरपतवार है? तो बाजरा। बाजरा हो गया, सोरगम हो गया, यानी कि
ग्रेमिनी फैमिली होती है ना बाजरा सोरगम की, तो उनका खरपतवार है। स्ट्राइगा को अपन क्या बोलते हैं और रूखड़ी भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है? तो ओरोबैंकी। जैसा अपन ने देखा था ऊपर सरसों में लगता है, बैंगन में लगता है, टमाटर में लगता है, तो ये क्या है? पूर्ण जड़ परजीवी। निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री खरपतवार का उदाहरण है? तो चिकोरियम इंटाइबस। चिकोरियम इंटाइबस मेनली कार्सनी बोलते हैं इसको। ये किस में लगता है? बरसिम में लगता है और ये द्विबीजपत्री खरपतवार है। नासी जीवों द्वारा होने वाला सकल फसल नुकसान में सबसे ज्यादा होता है तो खरपतवारों से। अगर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा, तो खरपतवारों से, यानी कि इंसेक्ट डिजीज, खरपतवार, इन सारों में कंपेयर करें तो खरपतवारों से सर्वाधिक नुकसान होता है। इनमें से किस शाकनाशी का मक्का प्लस उड़द अंतःफसली इंटरक्रॉपिंग में प्रयोग करना चाहिए? तो आइसोप्रोट्यूरोन। ये पूछ सकते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एयू उदयपुर वाले का एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। आइसोप्रोट्यूरोन को अपन काम में लेते हैं मक्का प्लस उड़द अंतःफसली में। निम्न में से कौन सा शाकनाशी फसल बुआई से पूर्व मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए? तो फ्लू क्लोरेलिन। फ्लू क्लोरेलिन को क्या करना चाहिए? मिट्टी में पहले ही, बुआई से पहले ही मिला देना चाहिए। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरोन की दर ग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए सल्फोसल्फ्यूरोन की मात्रा। चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो फ्लू क्लोरेलिन। फ्लू क्लोरेलिन क्या है? आपका सबसे अच्छा रसायन है चने के केस में। विश्व के सबसे पहले खरपतवार नाशी का नाम क्या है? तो 2,4-D। जो 2,4-D होता है ना, वो विश्व का सबसे पहला खरपतवार नाशी है। गाजर घास क्या है? गाजर घास एक खरपतवार है। गाजर घास क्या है? खरपतवार, जिसे कांग्रेस घास भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी बुआई के बाद अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है? तो पेंडिमिथाइलिन। पेंडिमिथाइलिन का उपयोग अपन क्या करते हैं? बुआई के बाद, लेकिन अंकुरण से पहले। हजार दाना किस फसल का खरपतवार है? तो बाजरे का। हजार दाने का बोटेनिकल नाम है फाइलेंथस निरूरी, जो मेनली बाजरे का खरपतवार है। 2 हेक्टेयर हेतु शाकनाशी की वाणिज्यिक मात्रा की गणना कीजिए। उपलब्ध फॉर्मुलेशन है 20% WP और छिड़काव के लिए अनुशंसित मात्रा चाहिए अपने को 4 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर। तो उसका आंसर कितना आएगा? 40 ग्राम आएगा। इसका फॉर्मूला होता है, शाकनाशी की मात्रा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मात्रा कितनी छिड़कनी है अपने को? मात्रा डिवाइडेड बाय परसेंट फॉर्मुलेशन। परसेंट फॉर्मुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि कितना छिड़काव करना है तो मात्रा डिवाइडेड बाय परसेंट फॉर्मुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या है? फॉर्मूला है। तो इससे अपन निकाल सकते हैं कितनी मात्रा कितना, और इसमें होता है 1 मल्टीप्लाई में एरिया, क्षेत्र कितना है, कितने क्षेत्र के लिए आपको छिड़काव करना है। तो 2 हेक्टेयर के लिए करना है तो वो 2 हेक्टेयर यहाँ पर एरिया आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ओरोबैंकी खरपतवार किस फसल में प्रमुख समस्या है? तो टमाटर में। ओरोबैंकी मेनली किस में? टमाटर के केस में प्रमुख समस्या है। ऑक्सीफ्लोरोफेन किस शाकनाशी समूह से संबंधित है? तो डाइफेनाइल ईथर से संबंधित है। स्ट्राइका किस फसल से संबंधित है? तो ज्वार और सोरगम, जिसे अपन बोलते हैं बाजरा हो गया, इससे क्या है? रिलेटेड है। लोबिया या काउपी जिसे बोलते हैं में कौन सा अर्ध जड़ परजीवी होता है? तो स्ट्राइका। स्ट्राइका मेनली क्या है? अर्ध जड़ परजीवी, और पूर्ण जड़ परजीवी में आ जाता है आपका ओरोबैंकी। भारत में फेलेरिस माइनर में किस शाकनाशी के प्रति प्रतिरोध विकसित हुआ? तो आइसोप्रोट्यूरोन के प्रति, जो डिस्कवर किया था मलिक एंड सिंह ने। मलिक और सिंह ने क्या किया था? सर्वप्रथम डिस्कवर किया था कि जो आपका फेलेरिस माइनर है, गेहूं है, वो प्रतिरोध हो गया आइसोप्रोट्यूरोन के प्रति। पैराक्वाट क्या है? एक प्रकार का शाकनाशी है। पैराक्वाट एक प्रकार का शाकनाशी है। टाइक्वाट हो गया, पैराक्वाट हो गया, ये क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम।
ब्रॉड स्पेक्ट्रम शाकनाशी होते हैं। निम्न में से एक बीजपत्री खरपतवार पहचानिए तो साइप्रस होता है, वो कौन सा है? एक बीजपत्री है साइप्रस, एक बीजपत्री गेहूं, एक बीजपत्री ओट जिसे अपन जई बोलते हैं, जंगली जई एक बीजपत्री होता है। ओरोबेंकी क्या है? तो टमाटर का पूर्ण जड़ परजीवी, जो टमाटर में पूर्ण जड़ परजीवी होता है ना, वो ओरोबेंकी होता है। सोयाबीन में घासीय खरपतवार के नियंत्रण हेतु कौन सा उगाई के बाद वाला शाकनाशी प्रयोग में लिया जाता है? तो क्विजोनोल फोप इथाइल, क्विजोनोल फोप इथाइल अपन क्या करते हैं? सोयाबीन में काम में लेते हैं। वे हर्बिसाइड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक हर्बिसाइड। जिस शाकनाशी में कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों ही होते हैं ऑर्गेनिक हर्बिसाइड कहे जाते हैं। खरीफ दलहनी फसलों में साधारण तो प्रयुक्त हर्बिसाइड कौन सा है? तो पेंडिमिथाइलिन मेनली खरीफ दलहनी फसलों में काम में लिया जाता है। 2,4-D किस प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु उपयोग होता है? तो चौड़ी पत्ती वाले, जो भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं ना, उनके लिए काम में लिया जाता है। फेलेरिस माइनर किस फसल का है? तो गेहूं का, अपन ने देखा था। और फेलेरिस माइनर का हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है क्योंकि ये मेन खरपतवार है किसका? गेहूं का, मिमिक्री वीट जिसे बोलते हैं। अंधी गुड़ाई किस फसल से संबंधित है? तो गन्ना। अंधी गुड़ाई क्या होती है? बीज अंकुरण से पहले ही अगर अपन क्या करने लग जाए? वीडिंग करने लग जाए, जुताई करने लग जाए, वो कहलाती है आपकी अंधी गुड़ाई। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस कहां पर है? जबलपुर में। जबलपुर एमपी में क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र अगर पूछ ले तो वो कहां पर है? जबलपुर एमपी में। मक्का की खरपतवारों के नियंत्रण हेतु सर्वाधिक प्रभावी शाकनाशी कौन सा है? तो सिमाजीन। मोहा किस फैमिली का है? तो सेपिडेंसी, सेपिडेंसी फैमिली का कौन सा हो गया? मोहा। मोहा की फैमिली पूछ लेते हैं सेपिडेंसी। गेहूंसा की पूछ ले तो ग्रेमिनी होती है। निम्न में से बहुवर्षीय खरपतवार कौन सा है? तो हिरणखुरी। मेनली खरपतवार में इसमें गेहूं में लगता है ये खरपतवार हिरणखुरी, जो क्या है? बहुवर्षीय है। जंगली जई, वाइल्ड ओट अथवा गेहूंसा को क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं सैटेलाइट वीट। अलग अलग प्रकार के वीट होते हैं, सैटेलाइट वीट हो गया, ऑब्जेक्शनेबल वीट हो गया। तो उनमें से जो जंगली जई होते हैं और गेहूंसा होता है वो सैटेलाइट वीट होते हैं। सैटेलाइट वीट उनको बोला जाता है जो क्या होते हैं? उगते भी फसल के साथ है, ग्रोथ भी फसल के साथ करते हैं और पकते भी फसल के साथ है। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस जितनी भी होती है ना, वो सारी फसल के साथ साथ होती है। कृष्ण नील किस प्रकार का खरपतवार है? तो एक वर्षीय खरपतवार है। जो आपका कृष्ण नील है गेहूं में लगती है, ये भी क्या है? एक वर्षीय खरपतवार है। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण हेतु सर्वाधिक प्रभावी शाकनाशी कौन सा है? तो आइसोप्रोट्यूरोन सर्वाधिक प्रभावी शाकनाशी है। किसके केस में? गेहूं के केस में। धान के खेतों में सामान्यतः प्रयुक्त शाकनाशी कौन सा है? तो ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर को अपन मेनली काम में लेते हैं धान के लिए। ओरोबेंकी क्या है? तो ओरोबेंकी टोटल रूट पैरासाइट है। कांस, सेकेरियम स्पॉन्टेनियम जिसे बोलते हैं, कांस घास होती है ना, कांस घास पर प्रभावी शाकनाशी कौन सा है? तो ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नॉन सेलेक्टिव है, यानी कि कोई से भी पौधे को ये मार सकता है। तो सेकेरम स्पॉन्टेनियम पे अपन इसका छिड़काव करते हैं। सल्फोसल्फ्यूरोन किसका विकल्प है या प्रतिस्थापन रूप है? तो आइसोप्रोट्यूरोन का। अपन ने ऊपर देखा था आइसोप्रोट्यूरोन के प्रति क्या आ गई? उसमें प्रतिरोधकता आ गई गेहूंसा में, तो उसकी जगह अपन ने सल्फोसल्फ्यूरोन यूज लेना स्टार्ट कर दिया। पेंडिमिथाइलिन का ट्रेंड नेम क्या है? ट्रेड नेम, यानी कि बाजार में किस नाम से मिलता है? तो स्टाम्प से, स्टाम्प F34 के नाम से मिलता है। उगाने से पूर्व प्री इमर्जेंस हेर्बिसाइड वाली युग्म कौन सी है? तो फ्लूक्लोरेलिन एवं पेंडिमिथाइलिन। इनको अपन पीई रूप में काम में लेते हैं। दलहनी फसलों में अनुशंसित शाकनाशी कौन सा है? तो पेंडिमिथाइलिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन छिड़काव करेंगे दलहनी फसलों में पेंडिमिथाइलिन का। प्याज में उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है? तो बेसालिन। बेसालिन कौन सा? एक ऐसा शाकनाशी है जिसको अपन प्याज के केस में काम में लेते हैं। सिंचाई जल की गुणवत्ता किससे प्रभावित होती है? सोडियम की सांद्रता से। सोडियम की सांद्रता से क्या प्रभावित होता है आपका? सिंचाई जल की गुणवत्ता।
ज्वार में प्रोपाजीन की अनुशंसित मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। 0.75 किलोग्राम एआई प्रति हेक्टेयर, एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर। 4 ppm का 100 मिलीलीटर घोल बनाने हेतु आवश्यक रसायन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 400 मिलीग्राम। मक्का फसल के लिए अनुशंसित शाकनाशी कौन सा है? तो एट्राजीन, सीमाजीन, ये मक्का के लिए अपन काम में लेते हैं। मटर में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त शाकनाशी कौन सा है? तो डोसेनेक्स अपन मटर के केस में काम में लेते हैं। कांस जिसे बोलते हैं अपन सेकेरम स्पॉन्टेनियम, एक बहुवर्षीय खरपतवार है जो किस ऋतु में मिलता है? मेनली रबी ऋतु का खरपतवार है। कांस घास होती है ना, वो रबी ऋतु का खरपतवार है। निम्न में से संपर्क कॉन्टेक्ट शाकनाशी कौन सा है? तो ब्रोमोक्सालिन क्या है? कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है। वह शाकनाशी फॉर्मुलेशन जो सामान्यतः बिना घोल बनाए प्रयोग होते हैं वो कौन सी है? ULV, अल्ट्रा लो वॉल्यूम, यानी कि जिनको बिना किसी फॉर्मुलेशन पानी में घोले बिना अपन क्या करते हैं? काम में लेते हैं, वो कहलाता है आपका अल्ट्रा लो वॉल्यूम। जॉनसन घास नियंत्रण हेतु व्यावसायिक बायोहर्बिसाइड कौन सा है? तो बाइपोलेरिस। डिवाइन हो गया, कोलेगो हो गया, बाइपोलेरिस हो गया, ये क्या है? बायोहर्बिसाइड है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से अपने को प्राप्त होते हैं। तो जॉनसन घास के लिए अपन बाइपोलेरिस काम में लेते हैं। समन्वित खरपतवार प्रबंधन, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? खरपतवारों को आर्थिक हानि से नीचे रखना है, यानी कि थ्रेशोल्ड लेवल से क्या रखना है? उसको नीचे रखना है। प्याज का पूर्ण तना परजीवी कौन सा है? तो कशकुटा चाइनेंसिस, रिजगे में भी यही लगता है कशकुटा। टोटल स्टेम पैरासाइट जिसे बोलते हैं। निम्न में से शीतकालीन वार्षिक खरपतवार कौन सा है? तो चिनोपोडियम एल्बम आपका क्या है? शीतकालीन वार्षिक खरपतवार है। गेहूं में लगता है, मेनली गेहूं में होता है, साथ साथ में चने में भी। इरिगेटेड जो क्षेत्र होते हैं सिंचाई वाले, उसमें चिनोपोडियम एल्बम लगने की संभावना होती है। कार्बनिक खेती में अंकुरण वृद्धि रोकने हेतु प्रयुक्त विधि कौन सी है? तो मल्चिंग। क्योंकि अपन कार्बनिक खेती करते हैं ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस केस में किसी भी शाकनाशी का अपन छिड़काव नहीं करते हैं, तो वीड का कंट्रोल कैसे करेंगे? अपन मल्चिंग द्वारा कंट्रोल करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अनुशंसित नहीं है, क्या नहीं है? रासायनिक खरपतवार नियंत्रण, यानी कि बिना रासायनिक का उपयोग करके आपको खरपतवार कंट्रोल करना है, रसायन का उपयोग नहीं करना है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं है तो इल्यूसिन इंडिका क्या है? एक प्रकार का सक्रिय पत्ती वाला है। इल्यूसिन कोर्सियाना है ना रागी का बोटेनिकल नाम, तो रागी भी क्या है? सक्रिय पत्ती वाली है, और इल्यूसिन इंडिका भी क्या है? सक्रिय पत्ती वाली है, चौड़ी पत्ती वाली नहीं है। सोयाबीन में ओटीसी के घटक कौन से हैं? तो ओटीसी क्या है? एक प्रकार का मिक्सचर है जो क्या दो अलग अलग शाकनाशी को मिला के बनाया जाता है, जिसमें इमेजाथाइपर और इमाजामॉक्स काम में लिया जाता है। यह आरपीएससी AAO 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे छोटे बीज वाला खरपतवार कौन सा है? तो स्ट्राइका के बीज सबसे छोटे होते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोनीराम कहां पर है? तो मेघालय में स्थित है। अल्पजीवी खरपतवार कौन से हैं? तो फाइलेंथस नीरूरी, जिसे अपन हजारदाना बोलते हैं, ये मेनली बाजरे में लगता है। इनको एफिमेरल्स भी कहा जाता है। ये अल्पजीवी होते हैं, कम समय में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर देते हैं। डोडर नियंत्रण हेतु प्रयुक्त माइको हर्बिसाइड कौन सा है? तो स्मोल्डर का अपन डोडर के कंट्रोल के लिए करते हैं, कस्कुटा कंट्रोल के लिए। नेपियर घास का बहुगुणन किस भाग से होता है? तो रूट स्लिप द्वारा क्या होता है? नेपियर घास का बहुगुणन होता है या प्रवर्धन होता है। फसल का वह चरण जो खरपतवार स्पर्धा के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है, तो अंकुरण से पौध, यानी कि जैसे ही पौध का जर्मिनेशन हो रहा है या अंकुरण हो रहा है, अगर अपन क्या करते हैं खरपतवार आ जाए, उस केस में उसको ज्यादा नुकसान होगा। ऑक्सीफ्लोरोफेन किस समूह का खरपतवार है? एक खरपतवार नाशी है तो डाइफिनाइल इथर्स का है। यह आरपीएससी AAO 2015 का क्वेश्चन है। गेहूं की फसल में जौ का पौधा क्या कहलाता है? संबंधित खरपतवार कहलाता है, या इसी को अपन बोलते हैं रिलेटिव वीड। यानी कि संबंधित खरपतवार या रिलेटिव वीड किनको बोलते हैं? जिनकी फैमिली क्या हो? सेम हो,
और एक ही सीजन के अगर वो खरपतवार हैं या तो उनको अपन क्या बोलते हैं, संबंधित खरपतवार या रिलेटिव वीड बोलते हैं। जौ और गेहूं की फैमिली कौन सी होती है, ग्रेमिनी होती है। खरपतवार वीड क्या है, ऐसा पौधा जो अवांछित स्थान पर उग जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं या खरपतवार बोलते हैं। शाकनाशी का उपयोग किसके नियंत्रण हेतु किया जाता है, तो खरपतवार का। जितने भी खरपतवार नाशी या शाकनाशी होते हैं ना, उनका खरपतवार कंट्रोल के लिए काम में लिया जाता है। हे किस प्रकार की फसलों से बनता है, हे बनता है प्रोटीन समृद्ध से। जितना भी प्रोटीन समृद्ध फसलें होती है ना, प्रोटीन रिच फसलें, कौन सी होगी, आपकी बरसीम हो गई। बरसीम में क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, क्रूड प्रोटीन ज्यादा होता है, तो उससे अपन हे बनाते हैं, हे बरसीम। ठीक है, साइलेज बनता है मक्का से। नॉन सेलेक्टिव हेर्बिसाइड कौन सा है, पैराक्वाट। अपन ने ऊपर देखा था, सभी पौधों को मारने की क्षमता रखता है। बेसालिन 45 EC @0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हेतु 50/40 क्षेत्र में अगर छिड़काव करना है तो उसकी मात्रा चाहिए अपने को 0.33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये भी उसी फॉर्मूले से निकलेगी। 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पानी की मात्रा यदि 2 लीटर पानी पर स्वाद हो और एरिया कितना हो, 1.4 मीटर बाई 50 मीटर हो तो 571 यानी कि 571 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। सीधी बुआई वाले चावल में बुशनिंग का उद्देश्य नहीं है तो खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण बुशनिंग का उद्देश्य नहीं है सीधी बुआई वाले में। मेन तो क्या है, सीधी बुआई वाले में अपन बुशनिंग करते ही नहीं है तो अपन उपयोग में नहीं ले सकते हैं। बीज प्लॉट से ऑफ टाइप या भिन्न पौधों को निकालना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। ऊपरी भूमि धान में खरपतवार नियंत्रण की क्रिटिकल अवधि कितनी होती है, तो 25 से 30 दिन। यानी कि अपलैंड जो राइस होता है ना, बिना भराव वाला, जिसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं रहती है, वो ऊपरी भूमि धान कहलाता है। 25 से 30 दिन तक उसमें क्या होता है, क्रिटिकल अवधि होती है। सेज समूह का खरपतवार कौन सा है, तो साइप्रस रोटेंडस सेज समूह का है। साइप्रस रोटेंडस क्या है, एक प्रकार का बहुवर्षीय खरपतवार है। पेंडिमिथाइलिन में सक्रिय संघटक कितना होता है, 30%। उसमें क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। अरहर में ग्राम कैटरपिलर का वैकल्पिक होस्ट खरपतवार कौन सा है, तो एमरेंथस विरिडी। एमरेंथस विरिडी किसमें लगता है, मेनली अरहर में लगता है। गन्ना में सीमाजीन प्रयोग का उपयुक्त समय कौन सा है, तो अंकुरण से पहले। अंकुरण से पहले अपने को क्या कर लेना चाहिए, गन्ना में सीमाजीन का छिड़काव कर लेना चाहिए। यह आपका हो गया खरपतवार विज्ञान के वन लाइनर। मैं चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये वन लाइनर है तो इसमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि पिछले एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, थैंक यू।